नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वनराज गोस्वामी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों जॉन डन, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इनकी एक कविता है कैनोनाइजेशन। वैसे तो इन्हें बहुत सारे बोम्बास्टिक वर्ड यूज करने के लिए जाना जाता है, ऐसे शब्द जो कोई और राइटर जनरली यूज नहीं करता, लेकिन ये अपनी कविताओं में यूज करते हैं। ये प्रेम के थ्रू इस संसार में, इस कविता में संत होने की बात कर रहे हैं, जिसको हम कैनोनाइजेशन कहते हैं। कैनोनाइजेशन का अर्थ ही है दोस्तों किसी को संत अनाउंस करना, संत घोषित करना। तो इस कविता में ये 5 पदों में लिखी गई कविता है, 5 स्टैंजा इसके बनाए गए हैं और कुछ की फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए दोस्तों, की फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं, उनको आप अपना पेन पेंसिल जो भी है रजिस्टर अपना ले लीजिए, उनको नोट कर लीजिए, जिससे आपको आगे उनको रिवाइज करने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, कैनोनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैनोनाइजेशन जो शब्द है, इसका मतलब ही होता है किसी व्यक्ति को, किसी महान विभूति को संत घोषित करना। इसका संबंध सामान्यतः जो है वो चर्च से लिया जाता है। चर्च में एनरोल कर देना किसी को एज ए सेंट के रूप में, तो वो कैनोनाइजेशन कहलाता है। परंतु यहां पर कवि जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि मैं अपने प्रेम की भावनाओं के माध्यम से, मैं अपने प्रेम के रूप में जाना जाऊंगा और मैं एक प्रेमी संत जोड़े के रूप में जाना जाऊंगा। ठीक है, तो ये कैनोनाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, टू अनाउंस समवन अ सेंट। ठीक है, अब इस पोएम के की फैक्ट्स आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें टोटल जो स्टैंजा है दोस्तों वो है 5। स्टैंजा फॉर्म की अगर हम बात करें, जो स्टैंजा फॉर्म है दोस्तों वो है 9 लाइन स्टैंजा। 9 लाइन का स्टैंजा है, यानी प्रत्येक स्टैंजा जो है वो 9 लाइन का है, जिसको हम स्पेंसेरियन स्टैंजा भी कहते हैं। स्पेंसेरियन स्टैंजा, 9 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड स्पेंसेरियन स्टैंजा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके पब्लिकेशन की। तो ये जो पोएम है दोस्तों, ये 1633 में पब्लिश हुई है। ठीक है, पोस्टुमसली ये पोएम इनकी पब्लिश हुई है। और अगर इसकी हम राइम स्कीम की बात करें तो दोस्तों, तो इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए सी सी। ध्यान दीजिएगा, ए बी बी ए सी 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 डी डी, सी डी और डी। ये 4-5 बस इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और बाकी लाइन जो आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो उनको आप अच्छे से समझिएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं, 1633 में इसको पब्लिश किया गया है। टोटल 5 स्टेंजा है, 9 लाइन प्रत्येक स्टेंजा में है, जिसको हम स्पेंसेरियन स्टेंजा कहते हैं। कैनोनाइजेशन का मीनिंग होता है टू अनाउंस समवन अ सेंट। ठीक है, तो आइए अब शुरुआत करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की। देखिए दोस्तों, ये पहला स्टेंजा है और यहां पर जो जॉन डन है वो अपने एक मित्र से कन्वर्सेशन करते हुए इस पोएम को जो है वो वर्णित करते हैं, लिखते हैं। वो बताते हैं, अपने दोस्त से कहते हैं, अपने मित्र से कहते हैं कि लेट मी लव, मुझे और मेरी प्रेमिका को लव करने दो, प्रेम की उन भावनाओं में डूबे रहने दो, तुम हमें डिस्टर्ब मत करो और तुम जाओ कहीं राजाओं के पास जाओ, आर्थिक उन्नति करो,
राजाओं की स्तुति गान करो जिससे तुमको कुछ धन का लाभ हो और तुम्हारा सामाजिक और मानसिक स्तर जो है वो ऊंचा हो। और इस तरह से कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए वो विभिन्न बातें अपने प्रेम प्रसंगों की बताते हैं, कैनोनाइज होने की बताते हैं। लास्टली वो कहते हैं कि मैं प्रेमी देवी देवता के रूप में मुझे आने वाले समय में लोग पूजेंगे। किस प्रकार से ये कन्वर्सेशन है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहली लाइन कहती है दोस्तों, फॉर गॉड्स सेक, भगवान के वास्ते, ईश्वर के नाते, ईश्वर के वास्ते, होल्ड योर टंग, अपनी जुबान को रोक लो, बंद कर लो। मीन्स इज टू से, जो भी तुम मुझे डिस्टर्ब करने जा रहे हो, जो भी मेरी आलोचना तुम करने जा रहे हो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं ईश्वर के नाते अपनी जुबान को रोक लो, ऐसी कटु आलोचना मत करो, ठीक है। एंड लेट मी लव, और मेरे को प्रेम करने दो। मैं जो अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी ब्यूटीफुल बिलव्ड के साथ जो प्रेम की आहें भर रहा हूं, जो प्रेम में हूं, उसको तुम डिस्टर्ब मत करो। तो पहली लाइन में क्या कहता है दोस्तों, पहली लाइन में उन्होंने कहा है कि भगवान के वास्ते चुप हो जाओ, मेरी आलोचना मत करो, लेट मी लव, मुझे सिर्फ प्रेम करने दो। आगे क्या कहते हैं, और चाइड माई पालसी। देखो दोस्तों ये थोड़ा लैंग्वेज का अंतर है, PALASIE इसकी स्पेलिंग है, लेकिन ये लेटेस्ट कन्वर्जन है जो इंप्रूवमेंट किया गया है। तो पालसी और माई गाउट। अब वो कहते हैं तुम चाहो, चाइड माने होता है दोस्तों डांटना, आलोचना करना, निंदा करना। क्या होता है, डांटना, आलोचना करना, निंदा करना, ठीक है। ये वर्ड मुझे यहां से याद है कि ये वर्ड यूज किया है किसने, जॉन मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, ठीक है। तो और चाइल्ड माई पालसी, जो मेरी शरीर की कमजोरी है, मेरा शरीर जो क्षीण हो गया है, तुम चाहो तो तुम उसकी आलोचना कर सकते हो। हालांकि वो कहना ये चाहते हैं कि मेरी आलोचना करना जबकि मैं अपनी बिलव्ड के साथ प्रेम में हूं, ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से तुम मेरे शरीर की, जैसे बुढ़ापा किसी को आ जाता है नेचुरल वे में और तुम उसकी आलोचना करो। तो वो कहना चाहते हैं ये सब व्यर्थ है। तो कहते हैं और चाइल्ड माई पालसी, तुम कमजोरी को मेरी निशाना बना सकते हो, तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो मेरे जोड़ों के दर्द को, मेरे गठिया को, मेरे बाएं का जो दर्द है, गाउट की जो डिसीज है, और तुम माई 5 ग्रे हेयर, मेरे सिर पर जो ग्रे हेयर्स हैं, अर्थात जो मेरा बुढ़ापा है, तुम उसकी चर्चा कर सकते हो। वो कहना ये चाहता है दोस्तों, मेरे शरीर का कमजोर होना, मेरे शरीर की बीमारियां और मेरा बुढ़ापा, जिस प्रकार से तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, इस डिस्टर्ब करने का कोई प्रतिफल नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का जो नेचुरल बुढ़ापा उस पे आता है, उसकी कोई आलोचना करे, तुम्हारी आलोचना उसी प्रकार से बिल्कुल व्यर्थ है। वो कहते हैं और रुइन फॉर्चून, और मेरा जो रुइन फॉर्चून, बर्बाद हुआ भाग्य अर्थात दुर्भाग्य है, फ्लाउट, तुम उसका उपहास मत करो। क्या कहते हैं, तुम उसका उपहास मत करो। मेरे शरीर की बीमारियों का, मेरे शरीर की कमजोरी का, मेरे ग्रे हेयर्स का, बुढ़ापे का, विद वेल्थ योर स्टेट, अरे भाई जाओ कहीं चले जाओ और अपनी सामाजिक स्थिति को, वेल्थ योर स्टेट, जो तुम्हारी सामाजिक स्थिति है उसको उन्नत करो, उसका विकास करो, आर्थिक लाभ कमाओ। वेल्थ माने धन दौलत पैसा। वो कहते हैं जाइए भैया, हम पे क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं हमारी आलोचना करके, आप जाइए अपना आर्थिक उन्नति कीजिए, विकास कीजिए, और यहां पर आप टाइम वेस्ट ना करें। लेट मी लव, मेरे को प्रेम करने दो। आगे कहते हैं योर माइंड विद आर्ट्स इंप्रूव, और जाओ भाई कहां, कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां पर तुम काव्य के माध्यम से या अन्य किसी अध्ययन के माध्यम से किसी कला के क्षेत्र में अपने आप को लगा करके अपना मानसिक विकास करो। तो एक तरफ कहते हैं अपने सामाजिक स्तर को उठाओ,
और दूसरी तरफ दोस्तों कहते हैं अपना मानसिक विकास करो। अब दोनों ही बातों का एक अर्थ और लिया जाता है दोस्तों। वो ये कहना चाहते हैं, जॉन डन यहां पर कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूं जब कोई व्यक्ति धन कमाता है तो उसके सामाजिक स्तर में वृद्धि होती है। दूसरा वो ये कहते हैं जब कोई व्यक्ति कला में अपने आप को डुबाता है तो उसका मानसिक उन्नति होती है और वो विद्वान की श्रेणी में आता है। तो वो अपने मित्र को एड्रेस करके कहते हैं कि भाई जाओ तुम ऐसी जगह अपने आप को लगाओ, कहीं पर आर्थिक उन्नति करो जाकर के, या किसी अध्ययन में अपने आप को डुबो दो ताकि तुम एक विद्वान के रूप में जाने जाओ। ठीक है, आगे कहते हैं टेक यू अ कोर्स, अरे कोई तो विषय चुन लो, हाँ कोई एक कोर्स तो ले लो, कोई एक सब्जेक्ट ले लो, कोई टॉपिक ले लो जिस पर तुम डीपली अध्ययन करो। गेट यू अ प्लेस, और उस टॉपिक के माध्यम से, उस अध्ययन के माध्यम से अपना एक स्थान बनाओ, अपने लिए एक प्लेस स्थापित करो, एक अपना सेटलमेंट करो। ठीक है, तो गेट यू अ प्लेस, समाज में अपना एक स्थान बनाओ। आगे कहते हैं ऑब्जर्व हिज ऑनर। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं। कहते हैं ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करिए भैया, देखिए, वॉच करिए हिज ऑनर, किसको? उसके सम्मान को। अब ये किसके सम्मान की बात इन्होंने बीच में डाल दी, ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं। इस लाइन का, इस प्रश्न का जो मीनिंग है वो अगली लाइन में है, उन्होंने उसको पोएटिक वे में कहा है। कहते हैं ऑब्जर्व हिज ऑनर, तुम कहीं किसी राजा के दरबार में चले जाओ और तुम किसी राजा का जो ठाट बाट है, जो समृद्धि है, उसका अध्ययन करो, उसको देखो। हाँ, क्या कह रहे हैं? ऑब्जर्व माने देखना, एनालाइज करना, विश्लेषण करना। बोले किसी राजा के दरबार में चले जाओ और उसके ठाट बाट को, उसकी शान शौकत को, उसके वैभव को, उसकी ग्रांडियोर को तुम देखो। और हिज ग्रेस, और साथ में ये भी देखो कि किस प्रकार से वो राजा अन्य लोगों पर, अपनी प्रजा पर दया दिखा रहा है, दया करता है या नहीं करता है। उसके दया से पूर्ण जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, उनको आप एनालाइज करो, उनको आप देखो। ठीक है, और क्या कहा? और द किंग्स रियल, और तुम इस प्रकार से उस राजा की वास्तविकता को पहचानो और उसके सम्मान में तुम जाकर के अपनी सेवाएं प्रस्तुत करो। और हिज स्टाम्प्ड फेस, और कहता है इस प्रकार से तुम जब राजा के दरबार में जाकर के अपनी सेवाएं दोगे तो तुमको बदले में, उसकी स्तुति गान के बदले में तुमको धन की प्राप्ति होगी। और तुम एनालाइज करो राजा के चेहरे को, किन पर? जो मुद्राएं तुमको दी जाएंगी बदले में, उन मुद्राओं पर जो राजा की छाप, स्टाम्प लगी होगी राजा के चेहरे वाली, उसका तुम अध्ययन करो। तो भाई जाओ, तुम यहां से चले जाओ और हम दोनों जो अपने प्रेम में मशगूल हैं उस प्रेम को हमें करते रहने दो। डोंट डिस्टर्ब अस, हमको डिस्टर्ब मत करो। आगे कहते हैं कंटेम्पलेट, भाई ध्यान लगाओ, उन चीजों का अध्ययन करो, राजा के चेहरे का अध्ययन करो, उनकी मुद्राओं का अध्ययन करो, उनके सामाजिक स्तर का अध्ययन करो, उनकी दया रहित कार्यों का अध्ययन करो। इन चीजों में तुम अपने आप को डुबाओ। What you will approve, और जो भी आदेश राजा तुमको दे, what you will, जो भी आदेश तुमको दिया गया, अप्रूव राजा के द्वारा, उसका तुम पालन करो, उनमें से चूज करो जो तुमको करना है। ठीक है, आगे कहते हैं सो, और इस प्रकार से यू विल लेट मी लव, तुम मेरे को बस प्रेम करने दो, छोड़ो यार सारी बातें, तुम जाओ अपना काम करो, मेरे को प्रेम करने दो, लेट मी लव। ठीक है, तो ये पहला स्टेंजा है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। पहले स्टेंजे में वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं, एक कैरेक्टर उन्होंने बना लिया है, उसको एड्रेस करते हुए कहते हैं, नाम नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, सीधे कहते हैं लेट मी लव। जाओ भाई राजा के दरबार में जाओ, अपना आर्थिक उन्नति करो, मानसिक उन्नति करो, विद्वान बनो, कुछ भी करो, राजा के आदेशों का पालन करो, उसकी स्टाम्प लगी हुई धन दौलत को कमाओ, लेकिन मेरे को मेरे हाल पर छोड़ दो। ठीक है, चलिए अगले स्टेंजे की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए ये है सेकंड स्टेंजा। अब यहां क्या कहते हैं दोस्तों? एलास एलास हु इज इंजर्ड बाय माई लव। अरे भाई तुम समझते क्यों नहीं हो? हु इज इंजर्ड बाय माई लव, वो कहते हैं हु इज इंजर्ड बाय माई लव,
किसको मैंने हानि पहुंचाई है? मैं जो अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम कर रहा हूं, मेरे इस प्रेम के कार्यों ने या मेरी इन एक्टिविटीज ने मेरे इस प्रेम में किसको नुकसान पहुंचाया? मैंने तो किसी को क्षति नहीं पहुंचाई, मैं तो अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम में लगा हुआ हूं। हाँ, आगे कहते हैं What merchants ships have my size drawn? अरे भाई, मैं अपनी प्रेमिका के साथ जो आहें भर रहा हूं, प्रेम भरी आहें ले रहा हूं, तो क्या मेरी उन आहों ने जो व्यापारी लोग हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनके जो जहाज हैं, क्या उन जहाजों को डुबो दिया है? हाँ, तो प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई मेरी प्रेम भरी आहों ने किसी व्यापारी के जहाजों को नहीं डुबोया है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? और फिर कहते हैं हु सेज, और कौन यह कहता है, माय टीयर्स, मेरे जो आंसू हैं, हैव ओवरफ्लोड, वो मैं जानता हूं वो प्रेम में बहते हैं, परंतु क्या उन्होंने किसी की जमीन को डुबा दिया है? ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, वो कहते हैं मैं प्रेम में रोता हूं, मेरी प्रेमिका मेरे लिए आंसू बहाती है, मैं ये बात जानता हूं, तो क्या मेरे आंसुओं ने किसी की जमीन को डुबो दिया है? क्या मेरे प्रेम की आहों ने जो व्यापारी लोग हैं उनके जहाजों को समुद्र में डुबो दिया है? लेट मी लव, मुझे प्रेम करने दो। हाँ, आगे क्या कहते हैं? ऊपर उन्होंने मेरे प्रेम ने किसी को इंजर्ड किया, तो वो क्वेश्चन ओरिजिनेट कर रहे हैं, क्यों मुझे डिस्टर्ब करो? मेरा प्रेम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मेरा प्रेम किसी को डुबाता नहीं है, मेरा प्रेम किसी को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता। आगे क्या कहते हैं? When did my coals a forward spring remove? वो कहते हैं भाई कि मैं और मेरी प्रेमिका की जो प्रेम भरी ठंडी आहें हैं, उन ठंडी आहों ने कब बसंत ऋतु को आगे बढ़ने से रोक दिया, कब उसको वापस भगा दिया, रिमूव कर दिया। बोले हम तो अपने प्रेम में, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। हो सकता है आपको लग रहा हो, देखिए वहां पर प्रश्न ओरिजिनेट कर रहे हैं, कह रहे मेरे और मेरी प्रेमिका की ठंडी आहों ने किसी बसंत ऋतु को वापस नहीं भगाया है। आगे कहते हैं when did the heats, और कहते हैं कब, when did the heats which my veins fill, जो मेरी शिराओं में है, जो हम लोगों की शिराओं में है, उसकी जो गर्मी है, अर्थात प्रेम की जो गर्मी है जो मेरी शिराओं में है, एड वन मोर, उन्होंने एक नंबर, एक संख्या को और बढ़ा दिया, टू द प्लेग, जो लोग प्लेग से मर गए थे उनकी लिस्ट में। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं क्या मेरे प्रेम की आहों ने, मेरे प्रेम की जो हीट है उसने लोगों को बुखार ला दिया, और जैसे लोग प्लेग में मर जाते हैं उसकी जो लिस्ट है, क्या मेरे प्रेम की उन गर्म भावनाओं ने किसी को बुखार से मार दिया और उस लिस्ट में एक नंबर और बढ़ा दिया? हाँ, आगे कहते हैं सोल्जर्स, जो सैनिक हैं, जो सेनाएं हैं, फाइंड वार्स, वो आज भी युद्ध कर रहे हैं। यहां पर क्या कहना चाहता है राइटर पोएट कहना चाहता है भाई मेरे प्रेम से कुछ भी नहीं बदला है, जैसी चीजें चलती थी वैसी ही आज भी चल रही हैं। वो कहते हैं सोल्जर्स फाइंड वार्स, आज भी लोग युद्ध कर रहे हैं, आज भी सेनाएं लड़ रही हैं। एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल, और आज भी जो वकील हैं, लॉयर्स हैं, फाइंड आउट, उनको मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? लिटिजियस मैन, मुकदमेबाज लोग, उनको लिटिजियस लोग मिल रहे हैं, मुकदमेबाज लोग मिल रहे हैं, जो विच क्वेरल्स मूव, जो अपने झगड़ों को अदालत तक ले जाते हैं। वो कहते हैं भाई कब मेरे प्रेम ने किसी को रोक दिया, आज भी सेनाएं लड़ रही हैं, आज भी वकीलों को नए नए मुद्दे, नए नए केस मिल रहे हैं। वो कहना ये चाहते हैं एवरीथिंग इज गोइंग इन अ प्रॉपर वे, सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है, और तुम मेरे को कहते हो कि साहब प्रेम मत करो। मेरे प्रेम ने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। दो यद्यपि शी एंड आई डू लव, इसलिए मैं और मेरी बिलव्ड, हम तो प्रेम करेंगे। ठीक है, देखिए आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने प्रत्येक चीज को बताया है। एक बार इरेज करके आपको जल्दी से बता देता हूं। एलास, एलास का मतलब होता है हाय,
हु इंजर्ड बाय माई लव, मेरे प्रेम के द्वारा किसको हानि पहुंची है? क्या मेरे प्रेम की जो आहें हैं उन्होंने व्यापारियों के जहाजों को डुबो दिया है? क्या मेरे आंसुओं ने जो लोग हैं उनके जमीनों को पानी में डुबो दिया है? When did my courts, क्या मेरे प्रेम की ठंडी आहों ने बसंत ऋतु को भगा दिया है? When did the heats, और क्या मेरे प्रेम की गर्म भावनाओं ने लोगों को इतना फीवर चढ़ा दिया कि उनकी संख्या भी जो लोग प्लेग से मारे गए थे उसमें शामिल हो गई? हाँ, वो कहते हैं सोल्जर्स फाइंड वार, आज भी लोग लड़ रहे हैं, आज भी वकीलों को केस मिल रहे हैं, और आज भी ऐसे मुकदमेबाज लोग हैं जो जरा जरा सी बात के मुकदमे अदालत तक ले जाते हैं। सो सी एंड आई डू लव, इसलिए मुझे और उसको प्रेम करने दो। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। देखिए नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है दोस्तों, वो कहते हैं कॉल अस व्हाट यू विल, अरे भाई तुम चाहे जो भी हमको बुलाना चाहो बुला लो, हाँ तुम हमको कुछ भी कहो, किसी भी नाम से बुलाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो एक दूसरे के प्रेमी हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वी आर मेड, हम बदल गए हैं, बन गए हैं, सच बाय लव, हम अपने प्रेम की वजह से हमारी जो स्थिति है वो ऐसी हो गई है कि आप हमें कुछ भी कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कॉल हर वन, उसको तुम एक कहो, मी अनदर फ्लाई, और मेरे को दूसरा पतंगा कहो। मीन्स आप चाहो तो हमको पतंगे की संज्ञा दे सकते हो जो प्रेम में डूबा रहता है, मेरे को और उसको। और कहते हैं वी आर टेपर्स, और हम पिघलने वाली पतली मोमबत्ती के समान भी हैं। अर्थात हमें तुम चाहे पतंगा कहो, चाहे वो आग, अपनी ही आग से जलने वाली, पिघल जाने वाली मोमबत्ती कहो। एट आर ओन कॉस्ट डाई, जो अपने आप जल करके मिट जाती है। तो हम तो एक दूसरे से प्रेम करते हुए ऐसे प्रेमी हो गए हैं जिनकी भावनाएं इतनी उन्नत, इतनी डिवाइन हो गई हैं कि हम एक दूसरे के लिए मरने के लिए, उस प्रेम में डूबने के लिए, समाने के लिए तैयार हैं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कुछ भी हमें कहो, कोई भी संज्ञा हमें दो, हमारे प्रेम ने हमारी स्थिति को बदल दिया है। आगे कहते हैं एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, वो कहते हैं चाहे तो हमें ईगल समझो, हम में से एक को, चाहे एक को फाख्ता समझो। वो कहते हैं ये हम दोनों ऐसे हो गए हैं कि हम मारने वाले भी हैं और हम मरने वाले भी हैं। मीन्स हम दोनों की जो आत्माएं हैं वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में समा गई हैं। हम ईगल का काम भी करते हैं, हम मारते भी हैं और मरने वाले भी हैं। मीन्स अपने ही प्रेम के द्वारा हम खुद मिटने वाले हैं। तो ईगल एंड द डव एंड द फिनिक्स, और वो कहते हैं कि फिनिक्स, जो फिनिक्स पक्षी होता है दोस्तों, अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, हैरी पॉटर में फिनिक्स दिखाया गया है। फिनिक्स एक्चुअली होता क्या है आपको जानकारी दे दूं। फिनिक्स ऐसा कहा जाता है कि इन द होल वर्ल्ड फिनिक्स एक ऐसा पक्षी है जो एक समय में एक ही होता है, नर भी वही होता है, मादा भी वही होता है। ठीक है, और ऐसा कहते हैं जब एक पक्षी वो मरता है तो उसी की राख से दूसरा पक्षी जन्म लेता है। तो यहाँ पर जॉन डन अपनी कविता के माध्यम से इस पॉइंट को लाए हैं। वो कह रहे हैं द फिनिक्स रिडल, जो फिनिक्स की पहेली थी, रिडल थी, हाँ, जो उसका रहस्य था, हैज मोर विट, जिसको सुलझाने के लिए अत्यधिक विवेक बुद्धि की आवश्यकता थी, बाई अस, अब हमने वो सुलझा लिया है, हम उसके रहस्य को समझ गए हैं। वी टू बीइंग वन, कि हम दो होकर के भी एक ही हैं। जैसे फिनिक्स नर और मादा एक ही रूप में होता है, ऐसे ही हम भी दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक ही हैं। ठीक है, R8, और इस प्रकार से हमने आपको एक बना लिया है। सो टू
टू वन न्यूट्रल थिंग, इस प्रकार से, न्यूट्रल माने होता है निष्पक्ष, इस प्रकार से हम एक न्यूट्रल थिंग के रूप में बोथ सेक्सेस फिट, दोनों ही सेक्स एक में मिल गए हैं, दोनों ही सेक्स, बोथ सेक्सेस से मतलब है दोनों फीमेल और मेल, नर और मादा। बोले इस प्रकार से हम दोनों ही क्या हो गए, निष्पक्ष हो गए हैं, तटस्थ हो गए हैं, हम एक ही रूप में नर भी हैं और एक ही रूप में हम मादा भी हैं। ठीक है, आगे कहते हैं वी डाई, हम मर जाएंगे, मर जाते हैं, एंड राइज, जैसे फिनिक्स मरता है और अपनी ही राख से दोबारा पैदा हो जाता है। तो कहते हैं वी डाई, हम मरते हैं, एंड राइज और ओरिजिनेट हो जाएंगे, द सेम, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो फिनिक्स पक्षी होता है, एंड प्रूव, और हम सिद्ध कर देंगे, क्या सिद्ध कर देंगे, मिस्ट्रीज, वो जो रहस्य है उस फिनिक्स का, बाय दिस लव, इस प्रेम के द्वारा। वो कहना चाहता है जैसे फिनिक्स पक्षी का रहस्य है, ऐसे ही हमारा ये उन्नत प्रेम हमारे को भी उस फिनिक्स के रहस्य की तरह रहस्यवादी बना देगा। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रत्येक लाइन, प्रत्येक वर्ड जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं वो आपको समझ में आता है या नहीं। ठीक है, तो फिर से एक बार लास्ट वाली कुछ लाइनें आप देख लीजिए। कहते सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, इस प्रकार से हम दोनों ही मिलकर के एक हो गए हैं, नर भी हैं और मादा भी हैं। वी डाई एंड राइज, हम फिनिक्स पक्षी की तरह मरते हैं और जीते हैं, द सेम, उसी प्रकार से जिस प्रकार से फिनिक्स पक्षी, एंड प्रोब, और इस प्रकार से हम संसार को ये बता देंगे कि हमारा भी जो लव है, जो हमारा प्रेम है, उसने हमको फिनिक्स पक्षी की तरह रहस्यवादी, मिस्टीरियस बना दिया है। मिस्टीरियस होता है दोस्तों रहस्यवादी। चलिए अगले स्टैंजा पे चलते हैं, स्टैंजा नंबर 4। देखिए सर, प्यारे साथियों, वी कैन डाई बाई इट, बोले हम अपने प्रेम में मर सकते हैं, मिट सकते हैं, कसमें खा ली, हाँ, इफ नॉट लिव बाई लव, अगर हमको प्रेम करने नहीं दिया गया, इफ नॉट लिव बाय लव, अगर हमको प्रेम करने की अनुमति नहीं दी गई तो हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन हम उस दास्तां को, उस प्रेम की जो बातें हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं हमें या तो प्रेम करने दो या फिर हमें मर जाने दो। कहते हैं एंड इफ अनफिट, और यदि हम अनफिट हो गए, अनफिट का मतलब जो उपयुक्त ना हो, फॉर टॉम्स, वो कहते हैं यदि समाज ने हमको हमारे प्रेम के कारण, जो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसके लिए हमारे मकबरे नहीं बनवाए। टॉम्स माने होती है कब्र, मकबरा। वो कहते हैं हमारा प्रेम इतना श्रेष्ठ है कि उसके लिए मकबरे बनने चाहिए, हाँ, लेकिन अगर लोगों ने हमको अनफिट कर दिया, समाज ने हमें उस रूप से स्वीकार नहीं किया और हमारे मकबरे नहीं बनवाए, तो कहते हैं और हियर्स एंड हियर्स, मकबरे और हियर्स मतलब उन्नत चीजें जहां पर उनके नाम लिखे गए हों, हाँ, तो उनकी बात कर रहे हैं। आर लीजेंड बी, और हमारी दास्तानों को, हमारी प्रेम की कहानियों को नहीं सुनाया, नहीं कहीं पे लिखवाया, तो कहते हैं इट विल बी फिट, वो कहता है मैं इसको फिट कर दूंगा, हाँ, फॉर वर्ड्स, कविताओं के लिए। वो कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, अगर समाज ने हमारे प्रेम को इतना उन्नत, इतना डिवाइन नहीं समझा और उसके लिए मकबरे, स्मारक चिन्ह आदि नहीं बनवाए, हमारी दास्तानों को, हमारे प्रेम की कहानियों को नहीं गुदवाया, तो बोले मैं अपनी कविताओं के माध्यम से अपने प्रेम को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दूंगा। क्या कहते हैं? इट विल बी फिट फॉर वर्ड्स, ये मेरी प्रेम कहानी मेरी कविताओं के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, मैं इस पर कविताएं लिखूंगा। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल, बोले अगर हमें क्रॉनिकल यानी इतिहास का कोई टुकड़ा, कोई पन्ना भी नहीं दिया गया, अगर समाज ने हमको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी, तो वी प्रूव, मैं प्रूव कर दूंगा, हम प्रूव कर देंगे। क्या प्रूव कर देंगे? वी शैल बिल्ड इन सोनेट्स प्रेटी रूम्स। वो कहते हैं कि अगर हम इतिहास के पन्नों में कोई इतिहास जगह न बना पाए,
इतिहास के पन्नों में अगर कोई जगह ना बना पाए तो वी शैल बिल्ड, हम बना देंगे। क्या बना देंगे? इन सोनेट्स, कविताओं में, हाँ क्या, प्रिटी रूम्स, अपने लिए स्थान, ऐसा स्थान जो हमेशा हमेशा के लिए काव्य में अमर हो जाएगा। वो कहते हैं कि समाज ने हमको डिवाइन नहीं समझा, हमारे प्रेम को डिवाइन नहीं समझा, हमको इतिहास में जगह नहीं दी, हमारे स्मारक नहीं बनवाए, हमारे लेख नहीं लिखवाए, तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से अपने और अपनी बिलव्ड की प्रेम कथा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दूंगा। ठीक है, आगे कहते हैं एज वेल ए वेल रॉट अर्न। दोस्तों यहां आपको समझना है, वो कहते हैं ठीक उसी प्रकार से, किस प्रकार से? एज वेल रॉट अर्न, जैसे कि एक कलश होता है जिस पर बहुत सारा जो व्यक्ति होता है, जिसकी डेथ होती है, कुछ होती है, उसको लिखा जाता है, उस पर बहुत सारा कुछ उसकी कहानी, लीजेंड लिख दी जाती है। वेल रॉट अर्न, लिखा हुआ अर्न, ठीक है, बिकम्स, वो हो जाता है। वो अर्न की एक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जिस प्रकार से कलश, क्या, द ग्रेटेस्ट एसेज, जो महान व्यक्ति है उसकी गाथा को कहता है। ग्रेटेस्ट एसेज से मतलब है दोस्तों उसका चिन्ह, उसका स्मारक। बोले जैसे एक कलश जिस पर लिखा हुआ होता है वो किसी महान व्यक्ति की गाथा, एसेज से मतलब यहाँ पे गाथा से है, उसको कहता है, उसको समाये रखता है। एज हाफ एकड़ टॉम्स, वो कहता है, ठीक ध्यान से सुनिएगा, दो लाइनें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी भी है। वो कहता है उसी प्रकार से एज हाफ एकड़ टॉम, वो कहता है एक हाफ एकड़, आधे एकड़ में बना हुआ मकबरा जिस प्रकार से लोगों की चीजों को अभिव्यक्त करता है, दर्शाता है एक स्मारक के रूप में, उसी प्रकार से एक छोटा सा सुंदर कलश जिस पे पूरी कहानी लिखी गई हो वो भी मकबरे के बराबर ही होता है। दोनों चीजों को इक्वलाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं हाफ एकड़ में बना हुआ मकबरा भी उतना ही है, उतनी ही प्रसिद्धि दिलाता है और जितना कि एक छोटा कलश जिस पर सारा कुछ लिखा गया होता है। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, यहीं पर आपको बता दूं, वो कहना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, मत बनाओ मकबरे, मैं अपनी कविताओं में उस छोटे कलश की तरह अपनी प्रेम की कहानी को अमर कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आगे क्या कहते हैं देखिए, देखिए वो कहते हैं एंड बाय दीज हाइम्स, इन पंक्तियों के माध्यम से, इन कविताओं के माध्यम से, हाँ स्पष्ट कर रहे हैं, बात को ओपन कर दिया बिल्कुल। कैसे? बोले भैया जैसे वो कलश उस मकबरे की बराबरी कर लेता है, ऐसे ही मेरी ये जो कविताएं हैं, हाइम्स हैं, ठीक है, ऑल शैल अप्रूव, तब मैं अपनी इन कविताओं में अपने उस प्रेम की कथाओं को लिख दूंगा, अमर कर दूंगा। ऑल शैल अप्रूव, और तब जो भी रीडर्स हैं, जो भी सब लोग हैं, वो सब इस बात को मान जाएंगे, अप्रूव कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। क्या? अस कैनोनाइज्ड, वो हमको सेंट मानने लगेंगे। फॉर लव, वो हमको प्रेमी शहीद कह करके संबोधित करेंगे। जब मैं अपनी कविताओं में अपनी और बिलव्ड की प्रेम कथा को लिख दूंगा तो जो भी उनको पढ़ेगा वो हमको क्या मानेगा? प्रेमी संत के रूप में हमको पूजेगा, हम में आस्था रखेगा और कैनोनाइज्ड कर देगा, हमको संत घोषित कर देगा। और कैसा संत? फॉर लव, जो एक दूसरे से प्रेम करते हुए शहीद हो गए। ठीक है दोस्तों, आइए अगले लास्ट स्टेंजा पे चलते हैं। अब ये देखिए स्टेंजा है दोस्तों, यहां पर फिफ्थ स्टेंजा, कहते एंड दस इन्वोक, और इस प्रकार से वो हमारी पूजा करेगा, हमारा आवाहन करेगा। किसके रूप में? प्रेमी देवी देवता के रूप में। राइटर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भैया मेरा प्रेम जो है कोई फिजिकल ही प्रेम नहीं है, मेरा प्रेम जो है वो डिवाइन प्रेम है। ठीक है, और उस प्रेम के माध्यम से मैं अमर होना चाहता हूं। तो कहते हैं इस प्रकार जब लोग हमको देखेंगे तो वो हमको इन्वोक करेंगे, हमारा आह्वान करेंगे, हमें पूजेंगे। होम रिवरेंड लव, कहेंगे कि जिनका जो सम्मानित आदरणीय प्रेम है, लव
बोले ये देखिए कि ये एक जोड़ा था, ये एक दूसरे से प्रेम करते थे, ये प्रेमी शहीद हैं और हमारा इस प्रकार से आह्वान करके वो हमसे क्या कहेंगे, देखिए मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, और हमारे लिए वो क्या बनवाएंगे, मेड बना देंगे, क्या बना देंगे, हर्मिटेज, आश्रम, मूर्ति, स्मारक, इन सब चीजों को वो प्रेमी जोड़े के रूप में हमें दर्शाएंगे। ठीक है, आगे के हर्मिटेज माने होता है दोस्तों आश्रम, कुटिया लाइक। ठीक, आगे यू टू हुम लव वाज पीस, यू टू हुम लव वाज पीस, तुम, तुम्हारे लिए, जिसके लिए प्रेम क्या है, एक शांति है। प्रेम एक शांति का प्रतीक है, आनंद देने वाला है। दैट नाउ इज रेज, और इसमें रेज भी है अर्थात कष्ट भी है। प्रेम शांति भी देता है और प्रेम में कष्ट भी होते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं हु डिड द होल वर्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज। वो अपनी प्रेमिका की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ऐसा कौन कर सकता है, हमारा प्रेम तो इतना उन्नत है कि मैं अपनी बिलव्ड की आंखों में इस सारे संसार को संकुचित होकर के मैं उसकी आंखों में संसार को देख सकता हूं। देखिए क्या कहा है कि हु डिड द होल वर्ड सोल, बोले सारे संसार की जो आत्मा है उसको कंट्रैक्ट होते हुए, सिकुड़ते हुए, छोटे रूप में ड्रोव, देखता हुआ, समाया हुआ, इनटू द ग्लासेस, किसमें, ग्लासेस चमक में, ऑफ योर आईज, तुम्हारी आंखों की। बोले मैं और मेरी प्रेमिका का प्रेम इतना उन्नत है कि मैं अपनी प्रेमिका की आंखों में सारे संसार को देखता हूं। द पोएट जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई कैन नॉट सी एनीथिंग in spite the eyes of my beloved. The eyes of my beloved has the words imagery. जो भी कुछ है मेरी प्रेमिका की आंखों में, देखिए हम लोग अक्सर वो शेर व शायरी सुनते हैं, यहाँ राइटर कितना डीप चले गए, सारा संसार मेरी प्रेमिका की आंखों में बसा हुआ है। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कहा है दोस्तों, आगे कहते हैं सो मेड सच मिरर्स, और इस प्रकार से जो मिरर्स हैं, जैसे एक शीशा वास्तविकता को दर्शाता है, इस प्रकार से ही हम दोनों की आंखें हैं, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में सब कुछ देख लेते हैं। एंड सच स्पाइज, और इस प्रकार से मेरी प्रेमिका की जो आंखें हैं वो ऐसी जासूसी वाली आंखें लगती हैं जिसमें सब कुछ नजर आता है, वो सब कुछ देख लेती हैं। दैट दे डिड टू ऑल यू एपिटोमाइज, और ऐसा है वो कहते हैं दैट दे डिड, कि वो सारे लोग जो हमारी कविताओं को पढ़ेंगे, हमको देखेंगे, ऑल टू यू, वो एपिटोमाइज करने की कोशिश करेंगे, अर्थात वो हमको एक संत मान लेंगे, हमारी चीजों को अपना लेंगे, हमको स्वीकार कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है और डीप इसको बढ़ा करके उन्होंने आगे रख दिया है। मीन्स इज टू से कि प्रेम की भावनाएं तो हैं लेकिन कितना आगे उसको ले गए। देखिए वो कहते हैं कंट्रीज, जैसे एक मिरर में, एक ग्लोब में कंट्रीज, देश चिन्हित होते हैं, टाउन्स, टाउन दिखाई देते हैं, कोर्ट्स, दरबार दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से प्रेमिका की आंखों में मुझको सारा संसार नजर आता है। बैग, अब यहां से वो कहते हैं दोस्तों, यहां से कहते हैं बैग फ्रॉम एबव, इन सब से परे तुम हमारे लिए प्रार्थना करो। किनसे कह रहे हैं, रीडर से। बोले इन सब के परे तुम हमसे प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, अ पैटर्न ऑफ योर लव, कि तुम्हारा जो प्रेम का पैटर्न था उसकी दया भी हमको मिल जाए। तो जो रीडर्स हैं वो भी कहेंगे भाई ऐसा तुम्हारा प्रेम था इतना उन्नत, तो हम पर भी अपनी कृपा बरसाओ और हमें भी उस प्रेम की अनुभूतियों को महसूस करने दो। तो दोस्तों ये थी जॉन डन की एक बहुत ही सुंदर पोएम जो प्रेम की भावनाओं को बहुत ज़्यादा डीपली आगे बढ़ाती है। दोस्तों मैंने जॉन डन को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, मेटाफिजिकल उनको कहा जाता है। इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा आपको बताऊंगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है। उनका रैलिक आप पढ़िए, उनकी एक पोएम है रैलिक। रैलिक में कहते हैं मैं तो
कब्र के अंदर दफन हो जाऊंगा, अपनी प्रेमिका की चोटी को अपने हाथ में लपेट करके मैं मर जाऊंगा, और जब कोई उस रेलिक को, उन अवशेषों को निकालेगा तो उस चोटी को जब मेरे हाथ में लपेटे हुए वो देखेगा तो कहेगा ये कितना बड़ा आशिक था, कितना बड़ा प्रेमी था कि इसने अपनी प्रेमिका की जो बाल हैं, सर के जो बाल हैं, उनसे कितना इसको प्रेम है, देखो अभी तक इसके हाथ में ये लिपटे हुए हैं। और तो और दोस्तों, वो कहते हैं, उन्होंने एक पोएम लिखी है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। वो कहते हैं भाई जाओ कहीं भी चले जाओ। देखिए दोनों ही बातें हैं, अलग अलग पोइट्री है तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, तुम टूटते हुए तारे को पकड़ सकते हो लेकिन तुम संसार में कोई भी एक पवित्र लड़की नहीं ढूंढ सकते। ये थोड़ा अलग उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें कहीं। एक चीज और बताता हूं उनका, मुझे बड़ा अच्छा एक सेंटेंस है उनका। तो एक्चुअली वो कहते हैं कि वो उन्होंने एक रूम का जो है वर्णन दिया है। कहते मैं और मेरी प्रेमिका कमरे में बैठ करके एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं और सूरज की किरणें आती हैं तो सूरज अपनी शक्ति का प्रतीक है। तो वो कहते हैं, देखिए कितना मजाकिया भी है और डीप डेप्थ भी है। वो कहते हैं ले, आंखें बंद कर लेते, कहते हैं ले तेरी पावर खत्म, मतलब सूरज के सामने वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ले तेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं तो क्या मुझे परेशान करेगा। तो इस तरह की पोइट्री जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री इन्होंने लिखी। प्रेम को पारलौकिक इन्होंने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है पोएम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।